हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने बात करते हैं एनएससी का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसके बारे में अपने बात करेंगे कि उसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या होता है और जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रेनी एग्रीकल्चर का जो ओल्ड पेपर है 2019 का जो है उसके बारे में अपने थोड़ी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का एग्ज़ाम होता है और कैसा पेपर आता है। तो आज की वीडियो में अपने जानते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो ये तो चीज़ आपको पता ही है कि इस ट्रेनी एग्रीकल्चर के अंदर मुख्य रूप से एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सारे लगभग पूछे जाते हैं जो आपने डिग्री के अंदर पढ़े हैं बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर। तो उनमें कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो अपने डिस्कस करेंगे। तो इसमें यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी के अंदर पेपर है वो दे रखा है, सेक्शन ए लिख रखा है, यानी इसके अलावा भी इसके अंदर मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है उसके बारे में अपने पहले डिस्कस करते हैं। इसमें जो फर्स्ट दे रखा है क्वेश्चन वो है जठर रस में उपस्थित प्रमुख एंजाइम कौन सा होता है। तो जठर रस के अंदर जो होता है वो यहाँ पर ग्रीन के अंदर आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उसका आंसर है पेप्सिन। आगे है सल्फर डाइऑक्साइड है यानी किस प्रकार का है। तो सल्फर डाइऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। आगे है यूरिया में पाया जाता है यानी यूरिया में इनमें से कौन सी चीज़ें होती है। तो यूरिया में मुख्य रूप से 46% नाइट्रोजन होता है यानी 46% नाइट्रोजन होता है। और इसके अंदर फास्फोरस वगैरह ये सॉरी अन्य कोई भी चीज़ नहीं दे रखी है। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। आगे है केला निम्न के माध्यम से प्रवर्धित होता है यानी केले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। तो इंग्लिश के अंदर ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ पर दे रखा है सक्कर्स एंड कॉम्स। तो सक्कर्स के द्वारा यानी अंतःभूस्थारी और घनकंद कॉम्स के द्वारा इसका प्रवर्धन है, प्रोपगेशन किया जाता है। आगे है फिनाल जस्ते के चूर्ण के रूप में क्रिया करके देता है। तो बेंजीन बनाने का काम करता है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। आगे है इसमें मालिंग 9 किसका मूल ग्रंथ है। तो ये एक प्रकार का रूट स्टॉक है, ठीक है। रूट स्टॉक का नाम आपको याद रखना है और ये सेब का रूट स्टॉक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि सेब के प्रवर्धन के अंदर या नया पौधा प्राप्त करने के लिए मालिंग 9 जो है मूल ग्रंथ रूट स्टॉक उसका प्रयोग किया जाता है। आगे है ब्लाइंड होइंग। इंग्लिश के अंदर नाम दे रखा है यहाँ पर ब्लाइंड होइंग यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं रुद्धवर्ध गुड़ाई, ठीक है। तो इसको अंधी गुड़ाई भी बोलते हैं यानी कहने का मतलब है बुआई के बाद में अंकुरण से पहले की जाने वाली गुड़ाई होती है वो। ये किस में किया जाता है, मुख्य रूप से गन्ना है और आलू के अंदर भी ऐसी प्रोसेस की जाती है, इन दोनों में नहीं होती है। तो आलू गन्ना दोनों आंसर हो सकते हैं परंतु अगर दोनों दिए हों तो गन्ना मुख्य रूप से होगा, ठीक है। आगे है तना तथा फल भेदक से अधिक हानि किस में होती है। तो इसमें आप इंग्लिश के अंदर पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। यानी यहाँ पर तना व फल भेदक दे रखा है तो इसका सूट एंड फ्रूट बोरर होगा। तो सूट एंड फ्रूट बोरर है जो वो बैंगन की फसल के अंदर सर्वाधिक हानि पहुँचाने का काम करता है। आगे है केंद्रक के विभाजन को कहते हैं। तो केंद्र का विभाजन है कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है इसके अंदर। आगे है रानीखेत रोग निम्न में से प्रभावित करता है। तो रानीखेत रोग जो है वो मुख्य रूप से कुक्कुट यानी पोल्ट्री के अंदर लगता है। ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन आ गया। खेती जिसमें जिप्सम की संस्तुति है यानी ऐसे जो नीचे फसलों के नाम दे रखे हैं ऐसी कौन सी फसल है जिसके अंदर जिप्सम की संस्तुति यानी रिकमेंडेड किया जाता है यानी वो डालना चाहिए ऐसा कहा गया है। तो मुख्य रूप से यानी कि ये वही फसल आएगी जिसके अंदर जो फल के ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़े। अगर मिट्टी की जो कोई भी विषाक्तता है उसका अगर गहरा प्रभाव पड़े यानी पीएच का जो प्रभाव है वो अगर फल पर पड़े तो फल पर तो उसी में पड़ेगा जो मुख्य रूप से ज़मीन के अंदर या मिट्टी के द्वारा वो तैयार होता है मुख्य रूप से।
तो यानी कि जो मूंगफली है और आलू है वो भूमि के अंदर तैयार होते हैं। ज्वार है और गन्ना है वो भूमि से ऊपर तैयार होते हैं, यानी जिसका खाने वाला भाग होता है। तो मूंगफली है मुख्य रूप से, तो मूंगफली अपने इसी प्रकार यानी ग्राउंड नट है वो भूमि के अंदर तैयार होती है। तो अगर मिट्टी अच्छी होगी तो मूंगफली की पैदावार भी अच्छी होगी। तो इसका आंसर है वो मूंगफली आएगा, क्योंकि मृदा सुधार अगर अच्छा होगा, मिट्टी अच्छे पीएच की होगी तो उत्पादन भी अच्छा होगा। आगे है मेरिनो निमन की नस्ल है। तो मेरिनो है वह भेड़ की नस्ल है, ये तो पता ही है अपने को। यदि एक ही सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूं की बुआई के बाद कम सिंचाई करनी चाहिए, यानी कब सिंचाई करनी चाहिए, सॉरी। तो मुख्य रूप से ये है कि एक ही सिंचाई जल उपलब्ध हो, यानी अपने पास एक ही सिंचाई का जल उपलब्ध है, एक ही सिंचाई अपने कर सकते हैं, तो वो मुख्य रूप से CRI स्टेज पर करनी चाहिए। ठीक है, CRI स्टेज। तो CRI स्टेज क्या होती है? 21 दिनों पर आती है, ताजमूल जिसको बोलते हैं, शीर्ष जड़ बनते समय, तो उस समय पर करनी चाहिए। तो 20 से 25 दिन जो आंसर है वो आएगा। आलू का वैज्ञानिक नाम पूछ रखा है, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, फर्स्ट ओराइजा सेटाइवा है, धान का होता है, हार्डियम वल्गेर है, जौ का होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम है वो आलू का होता है, रिकिस हाइपोजिया है वो मूंगफली का होता है। तो ये बॉटनिकल नेम वगैरह में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये पता होना चाहिए अपने को। आगे है कुकुट माता रोग निम्न को प्रभावित करता है। तो माता रोग जो है यानी फाउल पॉक्स जिसको बोलते हैं, आप इसको इंग्लिश के अंदर देखकर आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसके अंदर फाउल पॉक्स दे रखा है, तो फाउल पॉक्स जो है वो कुकुट का है, यानी मुर्गियों के अंदर लगने वाला भयंकर रोग है। तो इसका आंसर होगा पोल्ट्री। बरसीम चारा के लिए अधिकतम मात्रा में तत्वों की आवश्यकता है, यानी बरसीम चारा के लिए अधिकतम मात्रा में तत्वों की आवश्यकता है, यानी किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता उस फसल में पड़ेगी। तो बरसीम के अंदर यानी ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम में फास्फोरस की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तो ये आपको याद रखना है। और आगे है अर्गट किसका एक विख्यात रोग है? तो अर्गट है वो मुख्य रूप से बाजरा का ही है, इम्पोर्टेंट रोग है इसका। चावल की प्रजाति IR36 समूह की है, यानी किस समूह की है? तो ये इंडिका समूह की है। तो यानी धान की अलग अलग प्रजातियां, इंडिका, जैपोनिकम, जैपोनिका, ठीक है, इस प्रकार से हाइब्रिड भी है। तो ये अलग अलग प्रकार की जातियां हैं धान की। तो इनमें से इंडिका नाम की जो जाति है, जो मुख्य रूप से भारत के अंदर उगाई जाती है धान की फसल, धान की किस्में, तो उसके अंदर ये आती है। आगे है प्याज में नीमन की उपस्थिति के कारण बदबू आती है। तो प्याज में इनमें से कौन सी चीज़ होने के कारण बदबू आती है? तो वो है गंधक, यानी सल्फर के कारण उसके अंदर थोड़ी सी स्मेल आती है। संकर मक्का के बोने का उचित समय क्या है? संकर मक्का के बोने का उचित समय है प्रथम सप्ताह जून, यानी कहने का मतलब है जब मानसून शुरू होता है तब उसको अपने बोना चाहिए। जैसे कपास की बुआई जून महीने के अंदर करते हैं, उसी प्रकार। कल्याणपुर बारहमासी एक प्रजाति है। तो कल्याणपुर बारहमासी है वो करेले की है, यानी बिटर गार्ड की ये किस्म है। माइकोलॉजी निम्न का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी के अंदर फंगिसाइड यानी कि फंगस का अध्ययन किया जाता है। और सॉरी, फंगिसाइड नहीं, फंगी बोलेंगे उसको, कवक। हाँ सही है, ये फंगी होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है इसमें, माइकोलॉजी निम्न का अध्ययन होता है। तो माइकोलॉजी के अंदर फंगी यानी फंगस, कवक का अध्ययन होता है। यहाँ पर एलगी दे रखा है, एलगी, कवक, शैवाल होता है। तो फंगी यानी कि फंगस, कवक माइकोलॉजी कहलाता है। आगे है पाउडरी मिल्ड्यू से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षतिग्रस्त होती है? तो पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्णी फफूंद, यानी कि पत्ती पर पाउडर के रूप में जमना शुरू हो जाता है, पत्ती नष्ट हो जाती है।
तो मटर की जो फसल है वो इससे सर्वाधिक नुकसान होता है। उसमें कौन सी साग भाजी पौध रोपित कर उगाई जाती है, यानी कौन सी ऐसी सब्जी है जिसको ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग, यानी कि उसको ये पहले पौध के रूप में नर्सरी में उगाते हैं फिर मुख्य खेत के अंदर उगाया जाता है। तो वो पत्ता गोभी है, यानी पत्ता गोभी को सीधे अपने बुआई नहीं करते हैं, पौध के रूप में लगाते हैं। एजोला का प्रयोग खेती में करते हैं, यानी एजोला का प्रयोग राइस चावल में करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करवाने के लिए, पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन प्राप्त करवाने के लिए। प्याज में तीखापन किस कारण होता है? तो ऊपर भी एक क्वेश्चन आ गया था कि प्याज में स्मेल किसके कारण होती है, तो यहाँ पर सल्फाइड दे रखा है। तो एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड होता है, इसी के कारण इसमें प्याज में तीखापन होता है, थोड़ा चरपराहट सी होती है और इसी के कारण इसके अंदर स्मेल आती है प्याज में, यानी जहाँ पर प्याज पड़े होते हैं पता लग जाता है कि यहाँ पर प्याज है, या फिर अपने प्याज वगैरह खाते हैं तो स्मेल आती है। तो वो सल्फाइड यानी कि सल्फर के कारण ही होता है, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण। पूसा दीपाली है वो फूल गोभी की किस्म है। इसी प्रकार पूसा हिमानी भी है तो वो मूली की किस्म होती है। आगे है परबणी क्रांति, तो परबणी क्रांति है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, भिंडी की किस्म है, परबणी क्रांति इम्पोर्टेंट है। और जो परबणी क्रांति है यानी एक प्रकार की रिवोल्यूशन है, वो भी भिंडी उत्पादन से संबंधित है। आगे है टीडीएन का विस्तारित रूप, तो टीडीएन है टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, यानी कि जो उपयोग कर लिए गए हैं उपापचय के अंदर डाइजेस्ट कर लिए गए हैं, कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट का उपभोग किया गया है। पूसा कंचन किसकी वैरायटी है? सलजम की है। वानस्पतिक वर्गीकरण के अनुसार केला का फल है, तो ये बेरी होगा। तो वानस्पतिक वर्गीकरण के अनुसार केला का फल है, यानी बॉटनिकली बनाना फ्रूट क्या है? तो ये बेरी होता है, यानी ये अलग अलग प्रकार के फल के प्रकार हैं। तो ये पोम ड्रुप नट, तो ये सारे अलग अलग प्रकार के फलों के प्रकार हैं कि ये इस प्रकार का फल पाया जाता है। किसी के अंदर गुठली वगैरह पाई जाती है, किसी में गुद्दा है वो मोटा होता है, किसी के बीज हैं वो ऊपर की ओर लगे रहते हैं जैसे शहतूत होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आगे है ललित व श्वेता निम्न की किस्म है, तो ये अमरूद की किस्म है ललित और श्वेता। पूसा हिमानी प्रजाति हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया पूसा हिमानी है वो मूली के हैं, और अपने यहाँ पर दीपाली देखा था वो फूल गोभी के हैं। आगे है रेफेनस सेटाइवस, ये मूली का नाम है। तो बॉटनिकल नाम पूछे जाते हैं। अर्का ज्योति प्रजाति है, तो अर्का ज्योति है वो तरबूज की है, वाटरमेलन की। खोई निम्न का एक उत्पाद है, खोई निम्न का एक उपोत्पाद है, यानी कि बाई प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, यानी मुख्य उत्पाद के अलावा जो प्राप्त होता है अपने सरप्लस जिसको बोलते हैं, तो वो गन्ना होता है। जैसे गन्ने का जूस निकालने के बाद में जो अवशेष पदार्थ बचते हैं छिलके वगैरह, उसको खोई बोला जाता है, तो वो गन्ने का उत्पाद है। न्यूक्लिक अम्ल है, तो न्यूक्लिक अम्ल दीर्घ आणविक यौगिक होता है, यानी मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड होता है। रेशम किसका स्रावण होता है? तो रेशम है वो लार ग्रंथियों का स्रावण होता है, यानी रेशम कीट के द्वारा लार के रूप में रेशम का निर्माण मुख्य रूप से किया जाता है। वो अपने चारों ओर उसको लपेट लेता है, फिर उनको लार्वा वगैरह को गर्म पानी के अंदर भिगोकर उनको अलग किया जाता है। आगे है रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल ही में भारत में कहाँ स्थापना की गई है? तो ये वाराणसी है। आगे है मानव आहार भित्ति का सबसे भीतरी परत है, तो मानव आहार भित्ति का सबसे भीतरी परत जो है वो म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। आगे है शर्करा में पाया जाता है, यानी शर्करा किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? शर्करा का मतलब है
यहाँ पर दे रखा है सुक्रोज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, शर्करा है वो सुक्रोज है। तो सुक्रोज का मतलब मुख्य रूप से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनी होती है। फ्रुक्टोज यानी कि जो फलों के अंदर पाई जाने वाली शर्करा है वो होती है, और ग्लूकोज नॉर्मल होती है, जिससे लगभग सभी प्रकार की शर्कराओं का निर्माण होता है। तो सुक्रोज जो है वो इन दोनों से मिलकर के बनी हुई शर्करा होती है। जिंक पाउडर के साथ फिनाइल को टपकाने पर मिलता है, तो ये बेंजीन होगा। आम का खाद्य भाग है, आम का खाद्य भाग यानी आम का कौन सा भाग खाया जाने वाला है, तो ये होती है मध्य भित्ति, यानी मध्य फल भित्ति जिसको बोलते हैं। वो मेसोकार्प होता है, यानी ऊपर वाला छिलका नहीं खाने योग्य, और जो नीचे बीच का जो मटेरियल होता है जिसको गुठली बोलते हैं वो खाने योग्य नहीं होता है। केवल मध्य फल भित्ति है उसको खाया जाता है, यानी मेसोकार्प। तो मेसोकार्प नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको। अगला है चोबना निम्न की एक विधि है, यानी डिबलिंग जिसको बोलते हैं। डिबलिंग, डिबलर द्वारा बीजों को यानी भूमि में छेद करके बीजों को हाथ से डाला जाता है। तो ये विधि है वो बीज बोने की विधि है, बुआई की विधि है, यानी एक एक बीज को हाथ से भूमि में छेद करके बोया जाता है। सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु अलग होता है, तो ये पश्चावस्था होती है। एनाफेज जिसको बोलते हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। सोयाबीन का बॉटनिकल नाम ग्लाइसिन मैक्सी होता है। ससूत का फल है वो सोरोसिस कहलाता है। सोरोसिस मुख्य रूप से रस वाले फल हैं जिनके बीज हैं वो ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, वो सोरोसिस की श्रेणी में आते हैं। जैसे अनानास है मुख्य रूप से, तो और जैसे स्ट्रॉबेरी के अंदर भी मान सकते हैं हमने। आगे है अल्प प्रकाशीय पौधा है, यानी सोरडे प्लांट जिसको बोलते हैं। सोरडे प्लांट, सोरडे प्लांट का मतलब होता है जिनके पुष्पन काल में कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो सोरडे प्लांट के अंदर आते हैं। जैसे खरीफ वाली जो फसलें होती है वो सोरडे प्लांट में आती है, और रबी वाली सारी फसलें हैं वो लॉन्ग डे प्लांट के अंदर आती हैं। जायद वाली है वो मुख्य रूप से डे न्यूट्रल के रूप में मानी जाती है, और कुछ जो खरीफ और रबी वाली भी है वो भी डे न्यूट्रल के अंदर आती हैं। जैसे कपास है, टमाटर है, सूरजमुखी है, भिंडी है। तो इसमें सोडे पूछा है तो वो सोयाबीन होगा। और ये तीनों जो बाकी बच गए, टमाटर, मिर्च, सूर्यमुखी, ये सारी डे न्यूट्रल हैं। आगे अंगूर का वैज्ञानिक नाम तो वाइटस विनिफेरा होता है। जौ में पुष्पक्रम होता है, रेसेमस जिसको बोलते हैं, या रिसीम जिसको बोलते हैं। एसिमाक्सी, ये पुष्पक्रम का तरीका है, यानी पुष्प है जौ के अंदर जो पुष्प खिलेगा वो किस प्रकार से सेट होता है, वो प्रकार है वो रिसीम कहलाता है, और रिसेमस जो है इसका पुष्पक्रम कहलाता है। धनिए का फूल है वो अम्बेल होता है, यानी कि जो धनिया है, गाजर है, इस प्रकार के जो सब्जियां वगैरह हैं उनके अंदर एक छत्र के रूप में, यानी ऊपर जो बीज हैं वो एक छतरी के रूप में लगते हैं, तो वो लगभग सारे अम्बेल प्रकृति के होते हैं। निम्न में से कौन सी फसल में रेटोनिंग की जाती है, तो रेटोनिंग जो क्रिया है वो गन्ना के अंदर की जाती है। रेटोनिंग गन्ना के अंदर, यानी कि उसको एक बार काट दिया जाता है, और इसको पेड़ी फसल बोलते हैं, रेटून क्रॉप इसको बोलते हैं। और उससे क्या होता है कि एक बार काट देने के बाद में दोबारा अपने को बुआई नहीं करनी पड़ती है, और उसी से अपने नई फसल है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है वो गन्ना के अंदर की जाती है, भिंडी में भी होती है, कपास में भी होती है। ठीक है, तो उसको रेटून क्रॉप बोलते हैं। तो रेटूनिंग है वो मुख्य रूप से गन्ना के अंदर होता है। मूंग में पुंकेसरों की संख्या होती है, तो मूंग में पुंकेसर 10 होते हैं। कलश पादप यानी जिसको पिटचेयर प्लांट बोलते हैं वो होता है कीटहारी। कलश पादप यानी इसको घट पादप भी बोलते हैं। तो मटके जैसा होता है ये, और उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है, यानी इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर छेद होता है और उसके ऊपर यहाँ पर ढक्कन लगा होता है। कीट को यहाँ पर बैठता है
ये ढक्कन है वो नीचे गिर जाता है और कीट यहाँ पर आ जाता है इसमें। और ये जो पौधा है वो कीटों को खाकर ही अपनी वृद्धि है वो करता है। इसको घटपातप कहते हैं। तो ये कीटहारी होता है, कीटों को खाने वाला। आगे है इलाहाबाद सफ़ेदा। तो ये मुख्य रूप से गुआवा की यानी कि अमरूद की बहुत ही अच्छी किस्म है। तो इलाहाबाद सफ़ेदा है वो अमरूद की किस्म है। शरीर के कौन से रंग से बदावरी भैंस का पहचाना जाता है? तो जो तांबिया कलर, जो तांबे का कलर होता है, कॉपर जिसको बोलते हैं, वो बदावरी की पहचान है। यानी कि जो बदावरी भैंस है वसा के अंदर सबसे ज़्यादा वसा वाली भैंस है ये। यानी कि इसके अंदर मुख्य रूप से 11 से 12% जो वसा है दूध के अंदर पाई जाती है। यानी भैंस की नस्लों में सर्वाधिक वसा वाली नस्ल है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर कि गाय के किस शरीर भाग पर गल कंबल होता है? तो गल कंबल का मतलब होता है, जैसे ये गाय का मुंह है यहाँ पर इस प्रकार से, और ये जो सिस्टम होता है यानी कि गल के नीचे जो चमड़ी होती है उसको मुख्य रूप से गल कंबल कहा जाता है। तो ये पोर्शन होता है वो गल कंबल होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि किस भाग पर पाया जाता है? तो यानी कि गले के नीचे ही होता है। तो गर्दन के नीचे वाला जो होता है यानी लोअर साइड ऑफ द नेक, यानी गर्दन के नीचे वाला भाग होता है वो गल कंबल कहलाता है। एल्फिसोल निम्न में से कोटि है। एल्फिसोल है वो रेड सोयल है उसका पार्ट है, एल्फिसोल उसके अंदर आता है। निम्न में से कौन सा चारा द्विदलीय होता है यानी 2 लेयर युक्त होता है? उसको अपने बोलेंगे, जैसे यहाँ पर दे रखा है काउपी। तो और जो सारे होते हैं वो मुख्य रूप से ग्रेमिनी के हैं, और जो लोबिया हैं वो द्विदलीय यानी कि दाल वाली जो होती है, 2 दल वाली, जिसके अलग अलग परतें पाई जाती हैं 2। और जो ग्रेमिनी कुल वाले होते हैं दाने, उसके अंदर सिंगल होता है दाना एक ही अंदर के अंदर, और जो दाल वाले होते हैं उनके अंदर 2 दल पाए जाते हैं। तो जो लोबिया है यानी चावला है वो द्विदलीय होता है। इसके अंदर तो सिंपल सी बात है, बाकी जो तीनों हैं वो सारे ग्रेमिनी कुल के हैं। इनमें कुकुरबिट कौन सा है? तो आगे वाला क्वेश्चन है 60 नंबर, कुकुरबिट्स पूछा है। यानी कुकुरबिट्स का मतलब है बेल वाली सब्जी कौन सी है? तो गाजर है वो भी नहीं है, ठीक है, भिंडी भी नहीं है, मटर भी नहीं है, तो बच गया लौकी। लौकी जो है बेल वाली फसल है, सिंपल सी बात है। इसमें से कोल क्रॉप कौन सी है? तो कोल क्रॉप वो गोभी वर्गीय होती है। तो गोभी वर्गीय के अंदर ये तीनों नहीं आती है नीचे वाले। गांठ गोभी जो है वो कोल क्रॉप के अंदर आती है। शकरकंद का कुल है, शकरकंद का कौन वनस्पति है? शकरकंद का कुल। अगला क्वेश्चन है सुनहरी चावल यानी गोल्डन राइस जो आनुवंशिक रूप से संशोधित होता है, यानी गोल्डन राइस है वो जीएम है, जेनेटिक मॉडिफाइड राइस जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा तैयार किया गया है। और इसके अंदर क्या होता है, विटामिन ए जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसीलिए इसको गोल्डन राइस कहा जाता है। पंजाब छुआरा, तो पंजाब छुआरा है वो टमाटर की किस्म है। टेरिडोफाइट भी कहलाते हैं। टेरिडोफाइट हैं वो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं, यानी संवहनी अपुष्पोद्भिद कहलाते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। आगे है जीवन की भौतिक आधारशिला है। तो जीवन की भौतिक आधारशिला है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। जीवी द्रव्य के द्वारा ही कोशिकाएं हैं वो, कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव्य भरा रहता है, उसी के द्वारा एक्टिविटी है वो सारी चलती है। तो जीव द्रव्य है वो जरूरी है। मक्के का नर पुष्पक्रम क्या कहलाता है? तो मक्के का नर पुष्पक्रम है जो टेसल कहलाता है। इंग्लिश वाला नाम याद रख लेना आप, टेसल है वल्लर। तो ये नाम बहुत कम पूछा जाता है, और जो टेसल है वो हिंदी के अंदर लिखा हुआ मिलेगा टेसल, इस प्रकार से टेसल, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा आपको। टेसल क्या है, या फिर उसको अपने बोलते हैं
जैसे ये हो गया नर पुष्पक्रम, और जो मादा पुष्पक्रम होता है उसको बोलते हैं सिल्क। इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा सिल्क, SILK। तो ये होता है फीमेल पार्ट। तो आप याद रख लेना, मक्का में फीमेल पार्ट को सिल्क बोलते हैं और जो मेल पार्ट होता है उसको टेसल बोलते हैं। एक वंश वास्तविक फल विकसित होता है। वास्तविक फल का मतलब यही होता है कि जो अंडाशय से यानी कि ओवरी से जो फल बनता है उसके अंदर सारी चीज़ें हों। वास्तविक फल का मतलब यही है कि उसके अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा बीज होना चाहिए, भ्रूण होना चाहिए, भ्रूण पोष होना चाहिए, ताकि उसको जो भ्रूण होता है उसको भोजन प्राप्त करवा सके। ठीक है, जो सारी चीज़ें होगी जिस फल के अंदर उसको वास्तविक फल बोलते हैं, यानी ट्रू फ्रूट उसको बोलते हैं। तो जो अंडाशय से निर्मित होता है उसको वास्तविक फल की श्रेणी में रखा जाता है। आगे है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन पराग कोश के अंदर होता है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, पराग कोश के अंदर होने वाला विभाजन कौन सा है? अर्धसूत्री, यानी कि एंथर के अंदर होने वाला। पुसानन्ना जो है, पुसानन्ना है वो पपाया की है, इम्पोर्टेंट किस्म है जिसे गमलों के अंदर अपने लगा सकते हैं, या फिर खेत के अंदर अपने नॉर्मल लगाते हैं तो उसका डिस्टेंस है वो बिल्कुल कम रख सकते हैं। जैसे मुख्य रूप से अगर अपने 2x2 रखते हैं तो इसका 2.5 इंटू 1.25 इंटू 1.25 मीटर रख सकते हैं। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस होता है, बिल्कुल कम होता है। अब ये सारे 70 जो क्वेश्चन थे ये एग्रीकल्चर से संबंधित थे, ट्रेनी एग्रीकल्चर के बारे में अपने बात कर रहे थे। आगे जो क्वेश्चन है वो सेक्शन बी के अंदर आ गए हैं अपने। ये सेक्शन ए ऊपर वाला था जिसमें एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन थे। तीन चार क्वेश्चन हैं वो बायोलॉजी के लिए गए थे, इसमें 2-3 क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री के लिए गए थे, और बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं लगभग मान लो 64-65 जो क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर से थे। और एग्रीकल्चर में तीनों सब्जेक्ट से थे, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के मिक्स थे। अब सेक्शन बी के अंदर, इसके अंदर आपको रीजनिंग पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पर रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन दे रखे हैं, ये यहाँ पर दे रखे हैं। ये नॉर्मल आ गए, GS के क्वेश्चन आ गए, जनरल साइंस के और GK के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और 5 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के आते हैं, 5-6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इस प्रकार से इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए, GK के हो गए, जनरल साइंस के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, और रीजनिंग के हो गए, मैथ के हो गए। इस प्रकार से पेपर है वो आता है। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 70 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आते हैं और बाकी 30 क्वेश्चन है वो GS के, GK के, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश के आते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये मैंने पेपर करवाया है, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है, तो आप इसके अंदर आसानी से समझ सकते हैं किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो पेपर था वो ट्रेनी एग्रीकल्चर का था, तो आप इसे यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।